Hello everyone, I welcome again to all of you on my BA tutorial classes Success in Teaching Field। फाइनली आपके मोस्ट ऑफ द पेपर्स के एग्जाम्स हो गए हैं और लास्ट में अब जो आपका बचता है वो है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के बेस पे डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन है आपका 2019 में जो क्वेश्चन से पूछे हुए हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो सारे क्वेश्चंस जो है वो कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट इतना इजी और इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि आपको ना किसी किताब की ना किसी वीडियो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि ये जो पूरा पेपर है ना वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। और एक चीज़ बता देता हूँ, इस पेपर का सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है कि जेंडर क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। इन्हीं चीज़ों को बस आपको एक बार समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछा जाए आप एकदम हंसते खेलते हुए बहुत आसानी से 10 पेज से भी ज्यादा लिख सकते हो एक एक क्वेश्चन। तो मैं आपको बस समझाने की कोशिश करता हूं, आप सिर्फ एक बार अच्छे से सुन लें। इससे ज्यादा इफेक्टिव आंसर आप कहीं से नहीं लिख पाएंगे, एक बार इसको समझें। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, ये कह रहा है कि डिफाइन जेंडर इक्वालिटी, है ना, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी, हाउ एजुकेशन ब्रिंग्स जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी इन सोसाइटी। ठीक है, इसमें सिंपल सा दो बात है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा है कि जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी क्या होता है, और उसके बाद सोसाइटी में एजुकेशन के माध्यम से किस तरीके से हम सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, ये इक्विटी एंड इक्वालिटी, समानता का और क्या कहते हैं अवसर ला सकते हैं। ठीक है ना। अब इसको हिंदी में एक बार देख लो ताकि हिंदी वालों के लिए भी इजी हो जाए। देखिए ये कहते हैं कि लैंगिक समानता एवं समता, समानता क्या है इक्वालिटी और समता है इक्विटी, को परिभाषित करें। शिक्षा में किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता एवं समता लाती है। शिक्षा है ना, शिक्षा है जो है किस प्रकार समाज में लैंगिक समानता एवं समता लाती है, उसको इन्होंने पूछा है। अब इसको अच्छे तरीके से समझो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि इक्वलिटी एंड इक्विटी क्या होता है। सिंपली अगर इक्वलिटी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, समानता, यानी कि बराबर का हक देना किसी भी लेवल में। और समता का क्या मतलब होता है, समता का इक्विटी का मतलब होता है समता, समता का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर उसको उतना देना। अब इसको अच्छे से समझो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूं इक्वालिटी को। इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर का हक देना, सबको बराबर का हक देना, चाहे वो किस लेवल से हो। आपको क्या करना है, बराबर का जब हक देने की बात आएगी आपको क्या करना है, आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करना है, यानी कि घर से स्टार्ट करना है। घर में बराबर का हक किसको देना है, जेंडर के बिहाफ पर, यानी कि मम्मी पापा को बराबर का हक देना है। जिस तरीके से पापा जो है पेड वर्क करते हैं और मम्मा जो है घर का सारा काम करती है, लेकिन उनको जो है पेड वर्क होने के बिहाफ पर बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। उसके बाद सोसाइटी को आप डिस्कस करेंगे। सोसाइटी में आप देखेंगे तो जेंडर के बिहाफ पर आपको क्या है कि इक्वालिटी नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो इक्वालिटी जेंडर के बिहाफ पर नहीं दिया गया है, फैमिली के बिहाफ पर नहीं दिया गया है। उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट में भी आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगा। जहां पर कम पैसे मिलते हैं वहां पर जो है आपको देखिए नर्सेज है, नर्सेज में आपको कौन मिलेंगे, औरतें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है ना। और जहां पर पावरफुल काम वर्क की बात आती है वहां पर आपको कौन मिलेंगे, आदमी मिलेंगे। तो ये जो क्या कहते हैं कि इक्वालिटी का जो नहीं अवसर दिया गया है, ये सारी चीजें एक पॉइंट पॉइंट करके आपको डिस्कस करते चले जाना है। अब जो है इन्होंने डिफरेंस क्या कहते हैं कि अगर आप इसकी डिफरेंस से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए इक्वालिटी का मतलब होता है कि एनी हाउ आपको बराबर ही बांटना है, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है, समता का मतलब होता है कि अगर जिसको जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वो चीज दी जाएगी। इसको एग्जांपल से समझो। देखो एक पापा के जो सपोज दैट एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो है कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। अब चारों बच्चों को 100 रुपए अगर बांटना है, 100 रुपए बांटना है तो कितने कितने रुपए बांटेंगे, 25-25 रुपए बांटेंगे। तो हर बच्चे को 25-25 रुपए बांटेंगे। जब 25-25 रुपए बांट देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वालिटी बोलेंगे। लेकिन वहीं पर देखेंगे कि छोटा जो बच्चा है अभी सिर्फ कितने साल का है, 4 से 5 साल का है, तो उसको 25 रुपए की जरूरत नहीं है। तो उसका जो 5 रुपए है हम किसको दे देंगे, हम किसको दे देंगे, बड़े भाई को दे देंगे। तो ये जो बड़े भाई को दे देना हुआ, यानी कि बड़े भाई को जो दे देना हुआ, ये है आपका इक्विटी, क्योंकि उसको जरूरत थी। तो जरूरत के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब उसको बराबर लेवल में लाने के लिए, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए जब हम किसी चीज को अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं इक्विटी। और इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखो सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट के अकॉर्डिंग वुमेन
वुमेन को बहुत सारे प्रिविलेज दिए गए। क्यों दिए गए? इसलिए कि वो हमारे सोसाइटी के लेवल में आ सके, मेन के लेवल में आ सके। दिस इज द इक्विटी, इसको हम बोलते हैं इक्विटी। जैसे कि आपको रिजर्वेशन ले सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कि SC ST को क्यों रिजर्वेशन दिया गया? इसकी ताकि वो लेवल में आ सके सबके। दिस इज द इक्विटी। अब क्या कहते हैं कि उसके अलावा वुमेन एजुकेशन को क्यों इतना पावर दिया जा रहा है? इसकी वजह से कि सबको एजुकेशन बराबर का मिल सके। दिस इज द इक्विटी। कहने का क्या मतलब है कि इक्विटी का मतलब होता है कि जहां जरूरत पड़ रही है, जहां क्या कहते हैं कि बराबर की जरूरत पड़ रही है, बराबर में लाने के लिए उसको किसी चीज ज्यादा देने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। अब इक्विटी और इक्वालिटी का जो क्या कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जो पॉइंट है वो बता देता हूं। देखो, इक्वालिटी टू बिहेव इक्वली। इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? टू बिहेव इक्वली, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? रेफर टू इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन, है ना, रेफर टू इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा? कीप एवरीवन एट द सेम लेवल, हर किसी को एक सेम लेवल प्रोवाइड करना। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट्स नॉट नीड बेस्ड अप्रोच, ये कोई नीड अप्रोच नहीं है, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? इट्स जस्टिस, है ना, जस्टिस थिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, ये जस्टिस करेगा किसी भी सिचुएशन में। और इसी तरीके से अगर इक्विटी का पॉइंट लिखेंगे, इट्स रेफर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड इनपार्शियली, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? इक्वालिटी, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं? इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच, ठीक है। इक्विटी क्या है? एक नीड बेस्ड अप्रोच है, जहां पर जरूरत पड़ने पर सारी चीजें उसको दिया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि एजुकेशन किस तरीके से इक्वालिटी एंड इक्विटी ला सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो माध्यम हमें क्या सिखाता है कि सबके बाद सबके साथ में समानता का अवसर करो, सबके साथ में क्या कहते हैं कि बराबर का अधिकार बांटो। तो ये एजुकेशन ही हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी एंड इक्विटी का जो रिसोर्सेज है वो ला सकता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डिस्कस द रिकमेंडेशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ओवरकम जेंडर बायसनेस, ठीक है ना। देखो, जेंडर बायसनेस को अच्छे तरीके से समझो। पहले क्या है जेंडर बायसनेस का क्या मतलब होता है उसको समझो। जेंडर बायसनेस को अब क्या कहते हैं कि अगर एक वर्ड में बोले, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की विवेचना करें, ठीक है। देखो, अब इसको समझो। जेंडर बायसनेस का मतलब क्या होता है? जेंडर बायसनेस का मतलब होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर बायसनेस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन पूछोगे तो क्या होगा इसका डेफिनेशन? जेंडर बायसनेस का मतलब होगा कि जेंडर बायसनेस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बायसनेस का क्या, बायसनेस में क्या होता है? जहां पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं किस किस के बीच में? बॉयज और गर्ल्स के बीच में हम क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेट करते हैं। किस बिहाफ पर? कि गर्ल्स को कभी कभी हम ज्यादा प्रिविलेज देते हैं या बॉयज को ज्यादा प्रिविलेज देते हैं, ठीक है ना। जबकि क्या कहता है कि समानता का अवसर दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। अगर बॉयज की बात करें तो घर से फिर से शुरू करो इसको लिखना। घर में क्या देखेंगे आप? घर में आपको सारा पावर किसका है? वो सिर्फ और सिर्फ आदमी का है। क्या कहते हैं? मेकिंग डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? सिर्फ आदमी के हाथ में है। घर कैसे चलेगा, कौन पढ़ना है, किसको कितना मिलना है, किसको क्या काम करना है, वो सारा का सारा आदमी के पास में होता है। और अगर गर्ल्स की बात करें, वुमेन्स की बात करें, तो वुमेन्स को कोई पावर नहीं होता। वो सारा काम भी करती है तो नॉन पेड वर्क होता है, उसको कोई चीज नहीं मिलती। जिसके बिहाफ पर क्या होता है? ये आपको बायसनेस देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और बायसनेस का दूसरा, बायसनेस को मतलब जो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो ऊंच नीच देखने, हायरार्की देखने के लिए आपको मिलता है, ठीक है ना। हर लेवल में अगर पढ़ने की बात आती है तो गर्ल्स को पढ़ाई बहुत जल्दी से छुड़वा दिया जाता है, और अगर शादी की बात आती है तो गर्ल्स को जल्दी से शादी करके दूसरे घर में भेज दिया जाता है। और अगर सोसाइटी की बात आती है तो सोसाइटी में गर्ल्स को किसी तरह का डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो एम्प्लॉयमेंट में भी गर्ल्स को वहां पर काम करने का अवसर दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिया ही नहीं जाता
जाता है, नहीं तो वहां पर काम करने का अवसर दिया जाता है जहां पर उसको कम सैलरी या फिर नॉन पेड वर्क कराया जाता है उनसे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, बायसनेस है, आपको सोसाइटी में देखने के लिए मिलेगा। और इसी के आधार पर हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, बहुत सारे वुमेन्स एम्पावरमेंट हुए, बहुत सारे क्या कहते हैं कि प्रोविजनल बनाए गए। वो सारी चीजें आप आसानी से किसी भी चैप्टर में देख करके लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना, लड़कियों की विद्यालय शिक्षा में समस्याएं एवं चुनौतियां क्या है। ठीक है ना, सपोज दैट गर्ल्स की जो एजुकेशन होती है ना, वो एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए, गर्ल्स की जो एजुकेशन होती है वो आपको पॉइंट के हिसाब से लिखोगे तो आपको बहुत इफेक्टिव नंबर मिलेगा। ठीक है ना, कैसे कैसे आप लिखोगे, इसका डेफिनेशन सबसे पहले क्या लिख दोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले गर्ल्स के एजुकेशन के पे थोड़ी सी बात करोगे, गर्ल्स को एजुकेशन में कितना पिछड़ा रखा गया है। उसके बाद में इसके जो चैलेंजेस पूछा हुआ है ना, इन्होंने देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस क्या क्या है गर्ल्स के एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। पॉवर्टी किस तरीके से कि अगर घर में पैसा भी है तो भी आपको वो पैसा किसके लिए है, लड़के की पढ़ाई के लिए है। लड़कियों को जल्दी से क्या करते हैं कि उतना पैसा पेड वर्क नहीं होता है, खुद भी वो पेड वर्क नहीं कर पाती है, और घर का भी ऐसा माहौल होता है कि घर वाले उसकी पढ़ाई जल्दी से ज्यादा नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये पॉवर्टी के बिहाफ पर आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है गर्ल्स एजुकेशन में, और उसके बाद चैलेंजेस भी बनता है यही चीज। दूसरा पॉइंट क्या होगा, उसको देखो एक पैराग्राफ में पॉवर्टी को डिफाइन कर दोगे। दूसरा जो पॉइंट लिखोगे, आप लिखोगे लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल। लॉन्ग डिस्टेंस टू स्कूल लिखोगे दूसरा पॉइंट। और लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस कैसे बन जाता है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। ऑब्वियसली लड़का है तो कहीं भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस स्कूल की प्रॉब्लम आती है। हमारे सोसाइटी में, रूरल एरिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर दूर में स्कूल है, लड़कियां वहां नहीं जा सकती, उसके सेफ्टी का भी मामला होता है। तो वहां इस पर भी एक पैराग्राफ लिखोगे। तीसरा पॉइंट लिखोगे, आप क्या लिखोगे, चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है ना, बच्चियों की बहुत जल्दी से शादी कराई दी जाती है, जिसके बिहाफ पर गर्ल्स एजुकेशन में चैलेंजेस बनता है ये। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। देखो, गर्ल्स के लिए बहुत कम फैसिलिटी दी गई है, लड़के तो कहीं भी किसी तरीके से भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, बट गर्ल्स के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बिहाफ पर आपको स्कूल में गर्ल्स के जो फैसिलिटीज है वो कहीं पर, चाहे वो बाथरूम को लेकर के हो, चाहे वो क्लासरूम को लेकर के हो, चाहे गर्ल्स शिक्षक की भी बात हो, तो लैक ऑफ फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसके बिहाफ पर ये जो गर्ल्स एजुकेशन है वो प्रॉब्लम करती हैं, चैलेंजेस फेस करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी। ऑब्वियसली सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी होने के बिहाफ पर जब एक लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो सोसाइटी के बहुत सारे लोग ताने मारते हैं कि देखो लड़की पढ़ने जा रही है, अब बिगड़ जाएगी। तो ये भी आपको पॉइंट लिखना है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस करता है। उसके बाद होता है आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ऑब्वियसली सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी मैटर करता है। सोशियो कल्चरल की बात करूं मैं तो अगर बहुत सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर सोसाइटी, हर कल्चर इस चीज को प्रेफर नहीं करता है कि गर्ल्स जाकर के पढ़ाई करे, वो बहुत आगे बढ़े, कभी नहीं करता है। और अगर कुछ समाज की बात करूं, मुस्लिम समाज की अगर बात करूं, तो मुस्लिम समाज तो बिल्कुल मना करता है इसको, यानी कि गर्ल्स के एजुकेशन को बिल्कुल मना कर देता है वो। तो ये गर्ल्स में अगर मुस्लिम समाज की गर्ल्स है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ये तो सैयद साहब की देन है कि उनकी वजह से आज जो है कुछ लड़कियां पढ़ पाती है। उसके बाद हम जो दूसरा पॉइंट करेंगे वो है आपका इश्यूज ऑफ सेफ्टी। ऑब्वियसली सेफ्टी बहुत रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। आपने इंडिया की हालत देखा होगा, किस तरीके से बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, ये सारे चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं गर्ल्स एजुकेशन में। इस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो आपसे ज्यादा बेस्ट आंसर किसी का नहीं होगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है, What is the structural theory of gender and education। ठीक है ना, स्ट्रक्चरल थ्योरी की बात की है इन्होंने। Why it is important in Indian context। ठीक है ना, यानी हिंदी में देखते हैं, यानी कि लिंग एवं शिक्षा का संरचनावादी सिद्धांत क्या है। संरचनावादी सिद्धांत क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये क्यों महत्व है। देखो संरचनावादी सिद्धांत होता क्या है, पहले इस चीज को समझो। संरचनावादी सिद्धांत क्या होता है उस चीज को समझो पहले। देखो
संरचनावादी का मतलब होता है, संरचना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, संरचना करना, किसी चीज को बनाना, ठीक है, यही मतलब होता है। इसी बिहार पर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो सोसाइटी का हमारी जो सोसाइटी का जो क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो स्कूल का हो, ठीक है ना, हमारी सोसाइटी का जो परमानेंट एक स्ट्रक्चर होता है वो किसने बनाया होता है, ऑब्वियसली हमने ही बनाया होता है। किसने बनाया होता है, वो हमने ही बनाया होता है, ठीक है ना। और हम ही उस चीज को स्ट्रक्चर किए होते हैं कि सोसाइटी का जो परमानेंट पावर किसके पास होगा, आदमी के पास में होगा। सोसाइटी का जो परमानेंट डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होगा, आदमी के पास में होगा। सोसाइटी में कौन कैसे रहेगा, घर में कौन क्या करेगा, कब कितना पढ़ेगा, कब किसकी शादी होनी है, कब क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके थ्रू से होती है, वो ज्यादातर घर की अगर डिस्कस करें, घर की डिस्कस करें तो घर में किसके होता है, घर पर किसका होता है, घर पर होता है आपका आदमी का, यानी कि पापा का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष प्रधानता बोलते हैं। तो घर पर भी आपको वही मिलेगा। सोसाइटी की अगर बात करेंगे, सोसाइटी जो होती है स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, संरचना किस तरीके से होता है, सोसाइटी भी अगर क्या कहते हैं कि बनाने की बात आती है तो कौन बनाता है, वहां पर भी आदमी का ही पावर होता है। परमानेंट पावर किसके पास में जा रहा है, आदमी के पास में जा रहा है। अब जब आदमी के पास में है सारा पावर तो आदमी अपने कोरिलेट से बनाएगा, अपनी चीजों के अकॉर्डिंग बनाएगा सारी चीजें। तो इस थ्योरी में हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से ए ग्रुप यानी कि पावरफुल ग्रुप बी ग्रुप पर यानी कि जो पुअर ग्रुप होता है उस पर किस तरीके से अपना क्या करता है, पावर को इंपोज्ड करता है। ये चीज हम देखते हैं यहां पर, चाहे वो किससे हो, चाहे वो मनी से हो, चाहे वो रिसोर्सेज से हो, चाहे वो धमकी से हो, चाहे वो किसी पावर से हो, उसको किस तरीके से इंपोज करता है। क्यों, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा घर का समाज, हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर, सब चीज हम क्या करते हैं, खुद रचना करते हैं। और हमारे सोसाइटी में किसको क्या पावर मिलेगा, किसको क्या अधिकार मिलेगा, किसके क्या अवसर है, वो सारी चीजें कौन बना रहा है, हम खुद बना रहे हैं, ठीक है ना। इंसान खुद बना रहा है, इंसान खुद उसको स्ट्रक्चर कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है, रचना कर रहा है उस चीज की। और इसी रचना में हम खुद इन सारी चीजों को ऊंच नीच, हायरार्की, बायसनेस और डिस्क्रिमिनेट करके हम अपनी सोसाइटी को बना रहे हैं। जिसके बिहाफ पर क्या हो रहा है, जिसके बिहाफ पर हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि हायरार्की हमारी सोसाइटी में देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, ठीक है ना। अब जेंडर एंड एजुकेशन में स्ट्रक्चरल क्या है, हम जो है रचना क्या कर रहे हैं, जेंडर को हम डिस्क्रिमिनेट कर दे रहे हैं। एजुकेशन के साथ में हम किसको जोड़ रहे हैं, सिर्फ आदमी को जोड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, मेन पर्सन को, बॉयज को जोड़ रहे हैं और फीमेल को नहीं जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सारे पॉइंट को लिखते जाएंगे और आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट टाइप्स ऑफ करिकुलम ब्रिंग जेंडर, है ना, जेंडर इक्विटी एक्सप्लेन। देखो, जेंडर इक्वालिटी कह लो या फिर इक्विटी करो, ठीक है ना, ये चीज मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। यानी कि जेंडर करिकुलम के थ्रू से, करिकुलम के माध्यम से, यानी कि कौन सा करिकुलम हम अप्लाई करेंगे, जिस करिकुलम के माध्यम से हम क्या, हमें क्या मिलेगा, जेंडर इक्वालिटी मिलेगा, जेंडर इक्विटी मिलेगा, ठीक है ना। जेंडर इक्वालिटी या फिर क्यों कह रहा है ये, देखो जेंडर इक्वालिटी भी बोल सकते थे ये, लेकिन जेंडर इक्विटी पता क्यों बोल रहा है ये, क्योंकि यहां पर ये कहने का मतलब है कि जेंडर में जो फीमेल है उस फीमेल को अधिकार नहीं मिला है और उसको जरूरत है ये अधिकार मिलने का, जिसके बिहाफ पर इन्होंने इक्विटी बोला है, ठीक है ना। तो इक्विटी का मतलब तो होता है समानता का अवसर देना, लेकिन इक्विटी में क्या आता है, जो जरूरतमंद है, जो रिक्वायर्ड पर्सन है, जो नीडी पर्सन है, उसको वो चीज ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है ना। वो ज्यादा मिलने के बिहाफ पर अब जाकर के समानता आएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से और किस टाइप के करिकुलम, देखो पिछले टाइम में भी बहुत सारी बातें उड़ी थी, क्योंकि सोसाइटी में या फिर क्या कहते हैं कि जितने भी बोर्ड है, उस बोर्ड के पेपर्स जो है, बुक्स जो है, उसमें आपने देखा होगा, इवन के खास करके जो एनसीईआरटी की बहुत फेमस बुक मानी जाती है, एनसीईआरटी की कोई भी किताब आप स्कूल की उठा करके देख लो, जहां पर झाड़ू लगाने वाली लड़कियां हैं, जहां पर झाड़ू लगाया जा रहा है वो क्या है, लड़कियां हैं। जहां पर बर्तन मांजे जा रहे हैं और ओपनली उसको बना करके दिखाया हुआ है, क्या कहते हैं, जहां पर बर्तन मांजे जा रहे हैं वो लड़कियां मांज रही है। जंगल से लड़कियां क्या कहते हैं, लकड़ियां जो ला रहे हैं वो कौन, आदमी नहीं ला रहा है, सब का सब जो फोटो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका फीमेल का।
तो ये जो फोटोज बने हुए हैं या फिर ये जो कहानियां स्टोरी दी गई है उसमें और फोटोज को बना करके जो दिखाया गया है, ये सब क्या है, ये सब करिकुलम किसको क्या बढ़ावा दे रहा है? ऑब्वियसली ये हायरार्की बायसनेस को ही बढ़ावा दे रहा है। तो क्या ये इसके पूछने का मतलब है कि कौन सा करिकुलम ऐसा लाएंगे जिसके बिहाफ पर जो जेंडर को इक्विटी मिलेगा, यानी कि वुमेन को एजुकेशन का अधिकार मिलेगा। वो करिकुलम हम अप्लाई करेंगे जिस करिकुलम में समानता का अवसर दिया गया हो, जिस करिकुलम में दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया हो, जिस करिकुलम में सारी चीजों में समानता का अवसर दिया गया हो। इस तरीके से आप अपना आंसर लिखेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जो है आपका जो सिलेबस है उसका भी कंप्लीट समरी करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।